डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील में स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग पढ़ रहे थे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 302 पढ़ रहे थे। तो उसी के आगे जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी के आगे हम क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। ये जो रैखिक लिखा है इसी को रेखी भी कहा जाता है। रैखिक समीकरण के युग यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसमें हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज जो है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, यानी प्रश्नावली 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो है पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी क्वेश्चन नंबर में रोमन करके 1 2 3 4 करके इस तरह से क्वेश्चन दिया है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो आइए जो है हम लोग उसके आगे जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो अपनी जो है बुक ओपन कर लीजिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास जो भी बुक हो क्लास 10th की, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो आइए जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ जैसे देखिए प्रश्नावली 302 है। यहाँ पर प्रश्नावली 3.2, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर रहे थे। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से असंगत हैं, या संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व किए थे। अब हम कौन सा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या दिया है? x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है? 8 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है? 3x माइनस 3y और 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया है? 16 दिया है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरणों को हमको चेक करना है कि इनके जो युग्म है संगत युग्म है तो असंगत युग्म है। संगत युग्म और असंगत युग्म कब होते हैं? मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हों वो पिछली क्लास की जो है वीडियो देख लें, तो कोई डाउट उनको नहीं रहेगा। अगर पिछली क्लास आप नहीं देखेंगे तो आप जो है डाउट बना रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जो है पिछली वीडियो को देख लें। तो पिछली क्लास में मैं बताया था कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया है, पेयर दिया है, यानी जो समीकरण दिया है, ये दोनों समीकरण कब संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं? जब इन दोनों समीकरणों का जो है हमको कोई हल प्राप्त होगा तब वो इन दोनों समीकरणों का जो युग्म है, पेयर है, वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। जब इन दोनों समीकरणों का जो है हमको कोई सलूशन नहीं प्राप्त होता है तब क्या होता है, इन दोनों समीकरणों का जो युग्म है क्या होता है, असंगत युग्म होता है।
तो आइए हम लोग चेक करते हैं इन दोनों समीकरणों के युग्म के क्या सलूशन है कि नहीं है। अगर सलूशन होंगे तब दोनों समीकरणों का जो युग्म का जो पेयर है, दोनों समीकरणों के युग्म का जो पेयर है, दोनों समीकरणों का जो युग्म है या पेयर है वो क्या होगा, संगत युग्म होगा। और दोनों समीकरणों का अगर कोई सलूशन नहीं है तो इनका जो युग्म है असंगत युग्म होगा। तो पिछली क्लास में ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ, तो मैं इसको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए जो जुड़ रहे हैं उनको हो सकता है कोई डाउट हो। तो मैं पिछली क्लास थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पिछली क्लास में ही बताया हूँ, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को आप अलग अलग पढ़ते थे, यानी एक समीकरण के माध्यम से पढ़ते थे अलग अलग, तब मैं वहाँ बताया था कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब अलग अलग पढ़ते हैं, यानी एक ही समीकरण के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो वहाँ दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जो है कई सलूशन होते हैं। यानी इसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है एक्स और वाई के तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ तक कि एक्स और वाई के यानी जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं उसकी जो है अनंत वैल्यू हो सकती है, अर्थात दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो है अनंत सलूशन हो सकते हैं, अर्थात अनंत हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सलूशन हो सकते हैं। तो और इस दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब एक समीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं तो जब इनका हम ग्राफ बनाते हैं, जब चूँकि एक समीकरण है हमको एक ही जो है जब उनका ग्राफ पढ़ेंगे, चूँकि एक समीकरण है तो हमको क्या, जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको सिर्फ क्या मिलेगी, एक ही लाइन मिलेगी, एक ही सीधी रेखा मिलेगी। और वो जो सीधी रेखा मिलेगी इसके जितने भी सलूशन होते हैं सभी सलूशन क्या होते हैं, उस सीधी रेखा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण को, यानी दो चरवाहे समीकरण को, या ऐसे समझिए दो चरवाहे समीकरण को यानी पेयर ऑफ जो ऐसे समझिए जो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है, इसको जो है क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो तमाम जो सलूशन होते हैं, हल होते हैं, जब उनका ग्राफ बनाते हैं आप तो उस सभी जो सलूशन होते हैं एक सीधी रेखा पे प्राप्त होते हैं। इसलिए दो चरवाहे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पर आप दो समीकरणों को दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरणों को माध्यम से एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तब यहाँ क्या होगा, हमको जो है जब ग्राफ बनाएंगे तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तब यहाँ पर जब दोनों समीकरणों के माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे तो दो रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं। जब दो रेखाएं प्राप्त होती हैं तो मैं यहाँ बताया था क्या कि यहाँ पर तीन कंडीशन प्राप्त होती हैं। यहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तब उस कंडीशन में जब आप ग्राफ बनाएंगे, चूँकि दो समीकरण हैं, हमको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। वो जो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरणों को जब दो समीकरण के माध्यम से हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, जब उनका ग्राफ बनाते हैं तो जो दो समीकरण के माध्यम से जब हम ग्राफ उनका बनाते हैं, चूँकि दो रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, उन दोनों रेखाएं जो हमको प्राप्त होती हैं उन दोनों रेखाओं के लिए तीन कंडीशन जो है हमको मिलती है। पहली कंडीशन होती है या तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदित करती हैं। जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस बिंदु पर जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है यानी निर्देशांक जो प्राप्त होता है वो एक कॉमन कोऑर्डिनेट होता है, यानी सर्वनिष्ठ निर्देशांक होता है। उस निर्देशांक के माध्यम से ये दोनों जो समीकरण हैं, ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो दोनों समीकरण क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो उस कंडीशन में इन दोनों चरवाहे रैखिक समीकरण का हमको सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होता है, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक यूनिक सलूशन प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन ये बनती है दोनों समीकरण के माध्यम से जब हम उनका ग्राफ बनाते हैं तो जो दोनों रेखाएं प्राप्त होती हैं
वो क्या करती हैं, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं, एक दूसरे संपाती होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होती हैं तब क्या होता है, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे जब संपाती होंगी तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे कई जगह जो है इंटरसेक्ट करें, कई जगह मिलेंगी। तो जब कई जगह मिलेंगे, कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में जो है हमको कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ तक कि अनंत जो है कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं, अर्थात इनफाइनाइट कॉमन जो है कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। वो सभी जो कोऑर्डिनेट होते हैं उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से ये दोनों समीकरण क्या सेटिस्फाई होते हैं। उस कंडीशन में इन दोनों चरवाहे रैखिक समीकरण का या उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के लिए जो है हमको अनंत सलूशन प्राप्त होते हैं, अर्थात इनफाइनाइट सलूशन प्राप्त होते हैं। इसी तरह से तीसरी कंडीशन क्या बनती है, जब दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाते हैं जो दोनों लाइनें हमको प्राप्त होती हैं, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है दोनों लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, जब दोनों लाइनें एक दूसरे समांतर होंगी तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। जब कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हमको जो है कोई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त नहीं होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो है हमको कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का हमको कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। इतनी चीज़ आप समझ गए। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा पिछली क्लास में, ये मैं बहुत डिटेल्स बताया हूँ, आप जिस बच्चे को कोई डाउट हो रहा हो वो पिछली क्लास आप रिवाइज कर लीजिए। मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ कि जब दोनों रेखाएँ यानी जब इन दोनों समीकरण माध्यम जब हम ग्राफ बनाते हैं जो दोनों लाइनें हमको प्राप्त होती हैं, जब दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो हम लोगों ने देखा कि वही जो है लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या उन्हीं समीकरणों के माध्यम से दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं जिनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। उन्हीं समीकरणों के माध्यम से दोनों लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो उस कंडीशन में दोनों समीकरणों का हमको जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है कि यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। दैट इज, इसका सेंस यहाँ पर ये समझिए, जब a1/a2 दोनों समीकरणों के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उस कंडीशन में दोनों समीकरण को जो है हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, जब दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के संपाती होती हैं, अर्थात दोनों लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं, तो किन समीकरणों के लिए दोनों लाइनें जो है कोइंसिडेंट होती हैं, ऐसे समीकरण के लिए ही दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होती संपाती होती हैं जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। फिर समझिए, जिन दोनों समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे से कोइंसिडेंट होती हैं उन्हीं समीकरणों के लिए कोइंसिडेंट होती संपाती होती हैं जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब होगा तब उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे संपाती होंगी। अर्थात जब एक दूसरे संपाती होंगी तो हमको जो है कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों के लिए जो है हमको कई सलूशन प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ तक कि अनंत सलूशन प्राप्त होंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब दोनों रेखाएं दूसरे जब पैरेलल प्राप्त होती हैं तो उन्हीं दोनों समीकरण के लिए दोनों रेखाएं पैरेलल प्राप्त होती हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछली जो है क्लासों में देखा कि किन्हीं भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के लिए वही रेखाएं जो है समांतर होती हैं जिनके लिए जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। या ऐसे समझिए, जिन दो चरवाहे रैखिक समीकरण के लिए या ये जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम दो लोग दोनों के एक साथ पढ़ रहे हैं या दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो युग हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग के लिए उन्हीं समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल मिलती हैं जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, उन्हीं दोनों समीकरणों के लिए जो है दोनों रेखाएं हमको जो प्राप्त होती हैं एक दूसरे के पैरेलल प्राप्त होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल प्राप्त होंगी तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट हमको नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को हमको कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग के लिए जिनके लिए जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, उन्हीं के लिए जो है दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, एक दूसरे पैरेलल होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल होती हैं तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इनका कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब जब दोनों समीकरणों के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों के लिए कोई सलूशन नहीं प्राप्त होता है। तब यहाँ हमको क्या चेक करना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको सिर्फ यही चेक करना है क्या ये दोनों समीकरणों का जो युग्म दिया गया है ये संगत युग्म है असंगत युग्म है। तो मैं पिछली क्लास में ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब दोनों समीकरणों का अगर कोई सलूशन निकलेगा तो इनका जो युग्म होगा, जो पेयर होगा, क्या होता है, संगत युग्म होगा। जब दोनों समीकरणों का कोई सलूशन नहीं निकलेगा तो इनका जो युग्म होगा क्या होगा, असंगत युग्म होगा। तो संगत युग्म कब होगा, कब असंगत युग्म होगा, हम अब चेक कर सकते हैं। कैसे, A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में जो है इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण क्या होंगे, एक दूसरे संगत होंगे, एक दूसरे संगत युग्म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उस कंडीशन में इनके सलूशन मिल रहे हैं। इसी तरह जैसे अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं, एक दूसरे संपाती होती हैं। तो उस कंडीशन कई हमको कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं, अर्थात उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों कई हल प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संगत युग्म होंगे, क्योंकि इनके सलूशन हमको मिल रहे हैं। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे मिलेगी जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो होंगी इन दोनों समीकरण के माध्यम से एक दूसरे पैरेलल प्राप्त होंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल मिलेंगी तो ये जो है एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तब उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। जब दोनों समीकरणों को कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा तो ये दोनों समीकरणों का जो युग्म दिया गया है तो क्या होगा, असंगत युग्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों समीकरणों का कोई हल हमको नहीं प्राप्त हो, कोई सलूशन हमको नहीं मिल रहा है। तो आइए जो है यहाँ से हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यू हम निकालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर मिल रही है। तो आइए, जैसे अब यहाँ पर मैं क्या बताया था, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के दो चरवाहे रैखिक समीकरण का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्या होता है, AX क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 होता है। यही क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका होता है। चूँकि जो है यहाँ से हमको दो समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण दिया गया है। जब दो समीकरण दिया गया है तो दोनों समीकरणों के लिए जो अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे क्या होंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरे समीकरण के लिए क्या होगा, A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ से इस तरह से ये होगा। तो मैं क्या बताया था पिछली क्लास में, A1 B1 C1 वैल्यू निकालने में मैं क्या बताया था, x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या होता है, A1 होता है। इसी तरह y का जो कोएफिशिएंट होता है B1 होता है। इसी तरह से जो कांस्टेंट होता है C1 होता है। इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो x का कोएफिशिएंट होगा क्या होगा, A2 होगा। फिर y का जो कोएफिशिएंट होगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए
वो क्या होगा, B2 होगा। इसी तरह जो कांस्टेंट यहाँ पर होगा क्या होगा, C2 होगा। तो चूँकि जो है हम ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म हम पहले चेंज कर लें, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म नहीं है, क्योंकि जो दो चरवाई रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। पहले इसको इस फार्म हम चेंज कर देते हैं। तो जैसे पहले वाले इक्वेशन जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर हमको 1 प्राप्त हो रहा है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म चेंज कर लिए, तो 8 को इधर हम ले आए तो इधर प्लस 8 है, इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी हम जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म हम चेंज कर दे रहे हैं। तो 3x माइनस 3y और माइनस 16 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहाँ से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वैल्यू निकालेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से a1 b1 वैल्यू जो निकालेंगे तो a1 वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाता है, 1 है। y कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, माइनस लगा है तो इसका मतलब -1। b1 वैल्यू जो होगी -1। इसी तरह से c1 वैल्यू क्या है, यहाँ पर -8 है, सॉरी